नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली यौन अनुभव के बारे में बताऊंगी जो मैंने खुद महसूस किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि अंत तक सुने। कहानी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्रिप्शन का अनुरोध है। धन्यवाद। मेरा नाम मीना देवी है। इस साल मैं 62 साल की हूँ। मेरे पति को खोए 3 साल हो गए हैं। इतने समय में मैंने सोचा था कि मेरी यौन इच्छाएं पूरी तरह मर चुकी थीं। यह रास्ता मेरी 85 वर्षीय सास से मिलने के लिए था, जो उदयपुर में रहती हैं। यह जयपुर से उदयपुर के लिए रात 11:30 बजे की बस थी। देर रात होने के कारण ज़्यादा यात्री नहीं थे। मेरी सीट नंबर 15 थी, खिड़की के पास। मैं अपना भारी यात्रा बैग खींचते हुए बस में चढ़ी। जब मैंने उसे ऊपर सामान रखने वाली जगह पर रखने की कोशिश की, तो वह मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा भारी निकला। मैं अकेले ही हाँफ रही थी और बैग उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह ठीक से ऊपर जा सके। तभी ऐसा हुआ। क्या मैं आपकी मदद करूं? पीछे से आई एक गहरी और गर्म आवाज़ सुनकर मैंने मुड़कर देखा तो एक लंबा आदमी खड़ा था। वह 60 के दशक के मध्य का लग रहा था और साफ सुथरा दिख रहा था। अह, माफ़ कीजिएगा, यह बहुत भारी है। कोई बात नहीं। उसने सहजता से मेरा बैग ले लिया और उसे आसानी से सामान रखने वाली जगह पर रख दिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अकेले यात्रा करना मुश्किल होगा ना? उसकी परवाह भरी बातों से मेरा दिल गर्म हो गया। यह एक पुरुष की वह दयालुता थी जो मैंने लंबे समय बाद महसूस की थी। जब मैंने अपनी सीट नंबर देखकर बैठी तो वह भी ठीक बगल वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस चली, हमारी बातचीत शुरू हो गई। आप उदयपुर तक जा रही हैं? जी हाँ, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मैं अपने गांव में पुरखों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यह एक सरल बातचीत थी, लेकिन अजीब तरह से मुझे सुकून मिल रहा था। अकेले जाना मुश्किल होगा ना? ठीक है, अब आदत हो गई है। मैं भी ऐसा ही हूँ। अब अकेले घूमना स्वाभाविक हो गया है। उसकी बातों से मुझे कुछ सहानुभूति मिली। अह, यह व्यक्ति भी अकेला है। क्या आपका परिवार नहीं है? मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले खो दिया और मैंने भी अपने पति को 3 साल पहले। तुरंत हमारे बीच एक अजीब तरह की समझ बन गई। यह ऐसा माहौल था जिसे केवल वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने एक ही दर्द महसूस किया हो। बस के चलने के लगभग 30 मिनट बाद बस की लाइटें बंद हो गईं। अधिकांश यात्री नींद में डूब गए थे। अगर आपको ठंड लगे तो बताइएगा, एसी बहुत तेज है। उसकी परवाह भरी बात सुनकर मेरा दिल और भी गर्म हो गया। कोई बात नहीं, धन्यवाद। अंधेरे में उसकी मौजूदगी और भी ज्यादा गर्म महसूस हो रही थी। मैं भी थकी हुई थी, इसलिए मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने तकिए पर अपना सिर टिकाया और सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद मुझे कुछ अजीब सी हरकत महसूस हुई। मुझे लगा कि वह व्यक्ति थोड़ा झुक रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वह सिर्फ अपनी मुद्रा बदल रहा होगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ उसका हाथ मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। कहीं मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। लेकिन यह अजीब था, मुझे डर भी लग रहा था और साथ ही उम्मीद भी हो रही थी। यह वह भावना थी जिसे मैं 3 साल से पूरी तरह भूल चुकी थी। उसकी उंगलियों ने मेरे घुटने को छुआ, बहुत हल्के से, बहुत सावधानी से। पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जाग रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे यह विचार क्यों आया। मुझे चिल्लाना चाहिए था या उसका हाथ हटा देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। इसके बजाय मैंने अपनी सांसों को भी नियंत्रित करते हुए सोने का नाटक जारी रखा। मुझे लग रहा था कि 3 साल से भूली हुई भावनाएं जाग रही थीं। तभी उसकी धीमी आवाज़ मेरे कान से गुजरी। जाग रही हो ना? पल भर के लिए मेरा पूरा शरीर जम गया। उसे कैसे पता चला कि मैं जाग रही हूँ? लेकिन मैंने अभी भी जवाब नहीं दिया। मैंने आंखें भी नहीं खोली। कोई बात नहीं, कोई नहीं जानेगा। उसकी उंगलियां और गहराई तक चली गईं, उस जगह को जो पहले ही भीगी हुई थी। तुमने सचमुच बहुत समय तक खुद को रोका हुआ था। तुम्हारा शरीर इतना ईमानदार होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने अपने होंठों को काटते हुए अपनी आहें रोकीं, लेकिन मेरा शरीर उसके स्पर्श में पूरी तरह से खो गया था। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उदयपुर तक 5 घंटे के सफ़र में इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया,
उसकी असली चौंकाने वाली कहानी अब शुरू होती है। जब हम पहले आरामगाह पर पहुंचे तो मैं भागते हुए बाथरूम में घुस गई। शीशे में मेरा चेहरा लाल हो रहा था। 62 साल की उम्र में ऐसा भाव मेरे चेहरे पर। मैंने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हुए सोचा, बस अब इसे रोकना होगा। लेकिन मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सी उम्मीद थी। 3 साल से सोई हुई भावनाएं जाग रही थीं। बाथरूम से निकलकर मैं दुकान देख रही थी कि वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। कॉफ़ी पिएंगी? उसकी शांत आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर मुड़ी। जी हाँ, धन्यवाद। एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मुझे कुछ कहना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। उसने 2 कॉफ़ी खरीदी और मुझे बेंच पर बैठने के लिए कहा। जब हम बगल बगल बैठे तो और भी अजीब लगा। माफ़ कीजिएगा, आप बहुत हैरान हो गई होंगी, उसने पहले बात शुरू की। नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूँ, इसलिए मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं 65 साल का हूँ। मैं जोधपुर में अकेला रहता हूँ। अचानक उसके परिचय से मैं हैरान रह गई। मैं मीना देवी हूँ, जयपुर से। एक दूसरे का नाम जानकर मुझे थोड़ा सहज महसूस हुआ। अकेले रहते हुए आपको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। हाँ, सच कहूँ तो मैंने इतने लंबे समय से किसी के साथ इस तरह बैठकर बात नहीं की। उसकी आंखों में गर्मजोशी दिख रही थी। अभी जो हुआ था वह सपने जैसा लग रहा था। मीना जी, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही किया? उसकी सावधानी भरी आवाज़ में पूछने पर मेरा चेहरा फिर से लाल हो गया। ये मैं क्या कहूँ, आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं बस माफ़ कीजिएगा। लेकिन यह अजीब था। उसकी माफ़ी सुनकर मुझे बल्कि अफ़सोस महसूस हो रहा था। नहीं, बस बहुत समय बाद ऐसा हुआ है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। बस चलने वाली है। बस ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। हम जल्दी से बस की ओर भागे। हम फिर से उसी सीट पर बैठे, लेकिन इस बार कोई अजीबपन नहीं था, बल्कि मुझे उम्मीद थी। उसके स्पर्श की, उसकी फुसफुसाहट की। बस के फिर से चलने के लगभग 30 मिनट बाद लाइटें बंद हो गईं। इस बार मैं भी तैयार थी। मैंने आंखें बंद कीं और उसके स्पर्श का इंतज़ार किया। मीना जी, उसने मेरा नाम पुकारा। ये एक पुरुष की वह स्नेह भरी आवाज़ थी, जो मैंने बहुत लंबे समय बाद सुनी थी। जी, आपको ठंड लग रही होगी। क्या मैं आपको कंबल दूं? उसने अपना लाया हुआ कंबल मुझे ओढ़ा दिया और फिर स्वाभाविक रूप से कंबल के अंदर अपना हाथ डाल दिया। इस बार वह और भी ज्यादा साहसी था, मेरी जांघों से ऊपर की ओर। आप बहुत समय बाद ऐसी महसूस कर रही होंगी। आपका शरीर ऐसे प्रतिक्रिया कर रहा है। उसकी फुसफुसाहट से मेरा पूरा शरीर कांप गया। ओम प्रकाश जी, मैंने पहली बार उसका नाम पुकारा। जी, मीना जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्यों नहीं? हम दोनों वयस्क हैं और अकेले हैं। उसकी बात सही थी। हमें क्या समस्या होगी, लेकिन ऐसी जगह पर कोई नहीं जानेगा। और उसके हाथ और गहरे चले गए। मीना जी भी यही चाहती हैं ना, मैं इनकार नहीं कर सकी। मैं सचमुच यही चाहती थी। उसके बाद का 1 घंटा बिल्कुल सपने जैसा था। मुझे लग रहा था कि 3 साल से खोई हुई मैं फिर से जीवित हो रही हूँ। लेकिन जब अगला आरामगाह नज़दीक आया तो मुझे वास्तविकता का एहसास हुआ। यह आदमी और मैं, हमारा क्या होगा? दूसरे आरामगाह पर हम बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर बढ़ गए। हम दोनों ने अपना काम किया और फिर वेंडिंग मशीन के सामने मिले। आपको प्यास लगी होगी, ओम प्रकाश जी ने मुझे एक ड्रिंक खरीद कर दिया। हम बेंच पर बैठकर पी रहे थे कि उसने धीरे से कहा, मीना जी, अगर आपको कभी भी असहज महसूस हो तो कृपया बताइएगा। नहीं, बल्कि बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी ईमानदारी भरी बात सुनकर उसकी आंखों की चमक बदल गई। मुझे लगता है कि मैं इतने लंबे समय बाद एक महिला जैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने पहले अपने मन की बात कह दी। मैं भी ऐसा ही हूँ। पत्नी के गुजर जाने के बाद से मैं इस तरह की भावना को भूल ही गया था। हम अजीब तो नहीं हैं, न हम अजीब क्यों होंगे? हम वयस्क हैं और एक दूसरे को चाहते हैं। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह गर्म और मजबूत था। उदयपुर पहुंचने में 3 घंटे बाकी हैं। जी, क्या हम और सहज हो सकते हैं? उसके प्रस्ताव से मेरा दिल धड़क उठा। कैसे? क्या हम पीछे की सीट पर चले जाएं? वहां ज्यादा अंधेरा और शांत है।
पल भर के लिए मैं झिझकी, लेकिन मेरे पास मना करने का कोई कारण भी नहीं था। क्या हम ऐसा करेंगे? बस में वापस जाकर हम सबसे पीछे की सीट पर बैठ गए। बाकी सभी यात्री आगे बैठे थे और पीछे केवल हम ही थे। यहाँ कहीं ज़्यादा आरामदायक है। एसी बहुत तेज चल रहा था और ठंड लग रही थी। ओम प्रकाश जी ने अपना कंबल मुझे भी ओढ़ा दिया। आप भी इसे ओढ़ लीजिए। न स्वाभाविक रूप से हम दोनों ने एक ही कंबल ओढ़ लिया। जैसे ही बस चली और लाइटें बंद हुईं, उसका हाथ फिर से मुझे सहलाने लगा। इस बार वह कहीं ज़्यादा आज़ाद था। पीछे की सीट पर कोई नहीं देख रहा था। मीना जी, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। अंधेरे में उसकी आवाज़ और भी मधुर लग रही थी। इस उम्र में उम्र क्या मायने रखती है? यह पल महत्वपूर्ण है। उसकी बात सही थी। यह पल सबसे कीमती था। कंबल के अंदर हमारे स्पर्श और भी ज़्यादा साहसी होते जा रहे थे। ओम प्रकाश जी सचमुच बहुत संवेदनशील थे। उन्हें ठीक से पता था कि मैं क्या चाहती थी। तुमने सचमुच बहुत समय तक खुद को रोका हुआ था। उसकी फुसफुसाहट से मेरा शरीर कांप गया। मैंने भी ओम प्रकाश जी को छुआ। वह भारी और कठोर था। ओम प्रकाश जी, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब इतनी कांपी थी। हम एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर रहे थे। कंबल के अंदर एक छोटी सी दुनिया में हमारा अपना समय गुजर रहा था। दूसरे सभी यात्री सो रहे थे और बस ड्राइवर भी सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। मीना जी, क्या ये यात्रा खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं? अचानक इस सवाल से मेरा मन उलझ गया। जयपुर और जोधपुर दूर नहीं, लेकिन पास भी नहीं। और इस उम्र में एक नया रिश्ता शुरू करना, पता नहीं क्या होगा। क्या मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ? नहीं, मैंने भी सोचा था, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह आसान नहीं है ना। उसका हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गया। हाँ, यह सच है, लेकिन कोई तरीका होगा। सचमुच कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए ना। उसकी बात सुनकर मुझे उम्मीद मिली। सही कहा, कोशिश करनी चाहिए। मैंने ऐसे रोमांचक व्यक्ति से मुलाकात की है, तो फिर हम संपर्क नंबर ले देन करें। निश्चित रूप से। हमने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। उस पल से हमारे बीच एक अजीब सा रोमांच और बढ़ गया। यह सिर्फ बस में एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की उम्मीद थी जो जारी रह सकता था। लेकिन उदयपुर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था। क्या हमारी यह भावना वास्तविकता में भी बनी रह पाएगी? कंबल के अंदर हमने सचमुच बातचीत शुरू की। मीना जी, आप क्या काम करती हैं? पति के गुजर जाने के बाद से मैं घर पर ही रहती हूँ। कभी कभी मोहल्ले की किराने की दुकान पर थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। आपको मुश्किल होती होगी, आदत हो गई है। ओम प्रकाश जी, आप में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता था, लेकिन अब वह बंद हो गई है। अब मैं डिलीवरी का काम करता हूँ। एक दूसरे की वास्तविकता जानने से हम और करीब महसूस हुए। क्या आपके बच्चे अक्सर संपर्क में रहते हैं? कभी कभी सभी व्यस्त होते हैं ना? ओम प्रकाश जी, आप मैं भी ऐसा ही हूँ। त्योहारों पर ही बात होती है। हम दोनों एक ही तरह के अकेलेपन के साथ जी रहे थे। जब तक बस हाईवे पर चल रही थी, हमारे हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए थे। मीना जी, आपके हाथ कितने कोमल हैं। इस उम्र में क्या सचमुच खूबसूरत हाथ हैं। इतने लंबे समय बाद यह प्रशंसा सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ की पीठ को धीरे धीरे सहलाया। लेकिन यह साधारण स्पर्श इतना रोमांचक होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ओम प्रकाश जी, हम सचमुच अजीब हैं। क्यों इस उम्र में ऐसी भावनाएं महसूस करना? यह अजीब नहीं है, यह स्वाभाविक है। उसकी आवाज़ और करीब से सुनाई दी। हम इतनी करीब कब बैठ गए थे? अंधेरे में वह मेरे चेहरे के पास आया। मीना जी, क्या मैं आपको चूम सकता हूँ? अचानक इस अनुरोध से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे की सीट पर अंधेरे में हमारी अपनी जगह में। हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया और उसके होंठ मेरे होंठों से धीरे से छू गए। 62 साल की उम्र में चुंबन, लेकिन यह अजीब नहीं था। हम दोनों अकेले थे तो क्या समस्या थी? यह एक नरम और गर्म चुंबन था। युवावस्था के जुनून जैसा नहीं, बल्कि गहरा और अधिक गंभीर। हमने अपने कूल्हों को हटाकर शरीर को नीचे किया। धन्यवाद मीना जी, किस लिए इतना अच्छा समय बनाने के लिए।
मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि मैंने 3 साल से खोई हुई खुद को पा लिया है। मीना जी, मैं आपको सच बताता हूँ। चुंबन के बाद उसने गंभीरता से कहा, जी बताइए। जब मैंने आपको बस में पहली बार देखा था, तभी से मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया था। सचमुच हाँ। मुझे कुछ आरामदायक और गर्मजोशी भरा महसूस हुआ। मेरा भी यही एहसास था। पहली बार देखने पर भी मुझे वह अजनबी नहीं लगा था। मुझे भी अजीब तरह से जाना पहचाना सा महसूस हुआ। क्या यह किस्मत है पता नहीं। अगर किस्मत जैसी कोई चीज होती है तो। हमने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। अंधेरे में भी उसकी मुस्कान दिख रही थी। मीना जी, जब हम उदयपुर पहुंचेंगे तो क्या हमें सचमुच अलग होना पड़ेगा? मेरा भी यही एहसास था। इतने अच्छे व्यक्ति को मिलकर मैं यूं ही जाने नहीं दे सकती थी। हम संपर्क में रहेंगे ना? तो हम फिर से कब मिल सकते हैं? माँ से मिलकर जयपुर लौटने में मुझे 3 दिन लगेंगे। तो क्या मैं आपसे मिलने उदयपुर आऊं? सचमुच हाँ। पुरखों की प्रार्थना के लिए एक दिन काफ़ी है। अचानक मेरा दिल धड़कने लगा। 3 दिन बाद फिर से मिल सकते हैं। लेकिन माँ पूछेंगी तो क्या कहूँगी? क्या हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप एक दोस्त हैं? हाँ, क्या हम ऐसा करेंगे? हमने पहली बार एक ठोस योजना बनाई, लेकिन उदयपुर टर्मिनल धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था। यह मीठा समय जल्द ही खत्म होने वाला है। यह सोचकर मुझे दुख हो रहा था। क्या यह भावना वास्तविकता में भी बनी रह पाएगी? उदयपुर पहुंचने से 30 मिनट पहले जब बस ड्राइवर ने घोषणा की तो मेरा दिल एक पल के लिए टूट गया। अभी से यह इतना अच्छा समय खत्म हो रहा है। ओम प्रकाश जी के चेहरे पर भी दुख का भाव था। समय कितनी जल्दी बीत गया। हाँ, 5 घंटे 5 मिनट जैसे लगे। हमने एक दूसरे को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया। मीना जी, आप सचमुच मुझसे संपर्क में रहेंगी ना? निश्चित रूप से। इतने अच्छे व्यक्ति से मिलकर 3 दिन बाद जरूर मिलेंगे। हाँ, वादा करती हूँ। लेकिन मेरे मन के एक कोने में बेचैनी थी। क्या वास्तविकता में लौटने पर यह भावना बनी रहेगी? बस में बिताया यह खास समय सपने जैसा लगेगा। कहीं आपको पछतावा तो नहीं होगा ना? ओम प्रकाश जी ने धीरे से पूछा। पछतावा क्यों? मुझे लगा कि आज रात हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। मैंने अपना सिर हिलाया। क्या आप इसे विकृत मानते हैं या अपराध? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार मुझे लगता है कि मैंने 3 साल से खोई हुई खुद को पा लिया है। यह सच था। आज रात ओम प्रकाश जी से मिलकर मुझे फिर से एक महिला जैसा महसूस हुआ। मैं भी ऐसा ही हूँ। पत्नी के गुजर जाने के बाद से मुझे यह एहसास पहली बार हुआ है। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। उदयपुर टर्मिनल पहुंच गया है। आखिरकार आगमन की पूछ लिए दहली हाथ आखिरकार आगमन की घोषणा हुई। यात्री एक एक करके उठकर अपना सामान समेटने लगे। हमें भी अपनी सीट छोड़नी थी। क्या हम फिर से अपना फ़ोन नंबर चेक कर लें? ओम प्रकाश जी ने अपना मोबाइल निकाला। हमने एक दूसरे का नंबर सेव किया और परीक्षण के लिए कॉल भी किया। ठीक से सेव हो गया है। तो मैं आपको कल मैसेज करूँगा। हाँ, मैं इंतज़ार करूँगी। बस पूरी तरह रुक गई। लोग लाइन में लगकर उतरने लगे। हमें भी उठना था। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी। यह सचमुच बहुत अच्छा समय था। हमने अपना सामान समेटा और बस से उतर गए। टर्मिनल लॉबी में हम थोड़ी देर रुके। तो 3 दिन बाद हाँ, ज़रूर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। ओम प्रकाश जी। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चलने लगे। कुछ कदम चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। ओम प्रकाश जी भी मुझे देख रहे थे। हमने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। टैक्सी लेकर माँ के घर जाते हुए मुझे लगातार ओम प्रकाश जी का ख्याल आता रहा। ये सचमुच एक सपने जैसी रात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 62 साल की उम्र में ऐसा कुछ होगा। माँ के घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ बाहर खड़ी थी। मीना, इतनी देर क्यों लगाई? बस थोड़ी लेट हो गई थी। थक गई होगी। जल्दी अंदर आ जाओ और आराम करो। माँ ने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, मीना, आज तुम्हारा चेहरा कुछ अलग लग रहा है। जी, क्या तुम ज़्यादा चमक रही हो? क्या कोई अच्छी खबर है? मैं एक पल के लिए हैरान रह गई।
बस बहुत समय बाद यात्रा का माहौल था। ऐसा ही होगा। हाँ, कभी कभी बाहर निकलकर मूड बदलना भी चाहिए। माँ ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता था सचमुच कोई अच्छी बात हुई थी। और 3 दिन बाद एक और अच्छी बात मेरा इंतज़ार कर रही थी। क्या ओम प्रकाश जी अपने वादे के अनुसार उदयपुर तक आएंगे? अगले दिन सुबह और अच्छी बात मेरा इंतज़ार कर रही थी। जागते ही मैंने अपना मोबाइल चेक किया। एक मैसेज आया हुआ था। ओम प्रकाश जी का था। माँ के घर ठीक से पहुंच गई हैं। मैं पुरखों की प्रार्थना की तैयारी कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ हो। मेरा दिल धड़क उठा। सचमुच उन्होंने संपर्क किया था। मैंने तुरंत जवाब भेजा, हाँ, ठीक से पहुंच गई हूँ। आपको भी प्रार्थना के लिए शुभकामनाएं। आपका भी दिन शुभ हो। मैंने माँ के साथ नाश्ता किया और बातें की। मीना, तुम जयपुर कब लौटोगी? परसों शाम को जाने का सोच रही हूँ। ठीक है, कुछ दिन और रुक जाओ। अकेले रहकर तुम्हें ऊब नहीं होती? कोई बात नहीं माँ, आजकल अकेले रहने की आदत हो गई है। यह झूठ था। कल तक मुझे अकेले रहने की आदत थी, लेकिन आज से मुझे किसी की कमी महसूस होने लगी है। दोपहर में ओम प्रकाश जी का फिर से मैसेज आया। क्या मैं कल उदयपुर आ सकता हूँ? मैं मीना जी से थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सचमुच वह आ रहे हैं? सचमुच आप ठीक हैं? क्या यह दूर नहीं है? जोधपुर से उदयपुर 1 घंटे का रास्ता है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो क्या हम कल दोपहर में मिलेंगे? ठीक है। कितने बजे? 3 बजे कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। क्या हम उदयपुर टर्मिनल पर मिलेंगे? हाँ, ठीक है। योजना बनाने के बाद मुझे पूरे दिन रोमांच महसूस होता रहा। कल मैं ओम प्रकाश जी को फिर से देख पाऊंगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कल क्या पहनूंगी, क्या बात करूंगी, क्या बस में बिताई, वह भावना वास्तविकता में भी जारी रहेगी। मुझे चिंता भी हो रही थी और उम्मीद भी। अगले दिन सुबह मैंने माँ से कहा, माँ, आज दोपहर में मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। दोस्त उदयपुर में दोस्त थी नहीं, जयपुर में जानने वाली थी, और संयोग से उनका उदयपुर में काम है। ठीक है, तो मिलकर आ जाओ। इतने समय बाद दोस्त से मिलकर अच्छा लगेगा। माँ ने और कुछ नहीं पूछा। दोपहर 2:30 बजे मैं उदयपुर टर्मिनल की ओर बढ़ी। मेरा दिल लगातार धड़क रहा था। क्या वह सचमुच आएगा? कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया? ठीक 3 बजे मैं टर्मिनल लॉबी में इंतज़ार कर रही थी कि मुझे एक जानी पहचानी पीठ दिखी। ओम प्रकाश जी थे। आप सचमुच आए हैं? ओम प्रकाश जी। जैसे ही मैंने उन्हें पुकारा, वह मुड़े और मुस्कुरा दिए। मीना जी, इंतज़ार कराने के लिए माफ़ कीजिएगा। नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। फिर से मिलकर अजीब लग रहा था। कल रात बस में जो हुआ था वह सपने जैसा लग रहा था, लेकिन इस तरह फिर से मिलकर ये सब वास्तविक लग रहा था। क्या हम कहीं कॉफ़ी पीने चलें? ठीक है। हम पास के एक कैफ़े में बैठकर बातें करने लगे। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। मैंने वादा किया था ना, मैं मीना जी को फिर से देखना चाहता था। मैं भी। मुझे भी लगातार आपका ख्याल आता रहा। हमने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। दिन में देखने पर ओम प्रकाश जी और भी हैंडसम लग रहे थे। मुझे लगा कि वह सचमुच एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मीना जी, मैं आपको सच बताता हूँ। जी, बताइए। कल रात के बाद से मैं लगातार मीना जी के बारे में ही सोचता रहा। मैं भी। मुझे नहीं लगता कि यह भावना अस्थायी है। उसके गंभीर चेहरे को देखकर मेरा मन भी गंभीर हो गया। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। 3 साल में मुझे ऐसा पहली बार महसूस हुआ है। तो क्या हम मिलते रह सकते हैं? मिलते रहेंगे, हाँ, नियमित रूप से भी। अचानक मेरे दिमाग में व्यावहारिक समस्याएं घूमने लगीं। जयपुर और जोधपुर के बीच की दूरी, उम्र, आर्थिक समस्याएं। लेकिन इतने अच्छे व्यक्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल था। क्या हम महीने में एक बार मिल सकते हैं? ओम प्रकाश जी ने धीरे से प्रस्ताव रखा। क्या यह संभव होगा? हम बीच के किसी शहर में मिल सकते हैं, जैसे पुष्कर या जोधपुर में। ठोस योजनाएं सुनकर यह सब वास्तविक लगने लगा। ठीक है, क्या हम कोशिश करेंगे? कॉफ़ी खत्म करने के बाद ओम प्रकाश जी ने धीरे से पूछा, मीना जी, अगर आपके पास और समय हो तो। हाँ, मैं किसी शांत जगह पर और बात करना चाहता हूँ।
यहाँ बहुत लोग हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गई थी कि उसका क्या मतलब था। कहाँ पास में एक शांत जगह है, अगर आप चाहें तो। मैं बहुत देर तक झिझकी, लेकिन मैं भी ओम प्रकाश जी के साथ और समय बिताना चाहती थी। हाँ, चलते हैं। ओम प्रकाश जी ने जिस जगह पर मुझे ले गए वह एक छोटा सा लॉज था। दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते ही मेरा दिल फटने वाला था। मीना जी, गलत मत समझिएगा, मैं बस शांति से बात करना चाहता था। मुझे पता है, असल में मेरा भी यही मन था। मुझे फिर से वह भावना महसूस करनी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की से आती शाम की धूप पूरे कमरे को रंग रही थी। बैठिए। मैं सावधानी से बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ कांप रहे थे। ओम प्रकाश जी भी मेरे बगल में बैठ गए। उनकी शरीर की गर्मी तुरंत महसूस हो रही थी। मीना जी, जी, कल रात सचमुच बहुत अच्छी थी। इतने समय बाद मुझे ऐसी भावना महसूस हुई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे लगा कि मैं ही अकेली नहीं हूं जो घबराई हुई थी। मैं भी। मुझे लगातार आपका ख्याल आता रहा। अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। नहीं, और भी तीव्र। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह गर्म और कांपता हुआ हाथ था। ओम प्रकाश जी, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। सचमुच हाँ, कल रात से लगातार मुझे ऐसी ही भावना रही है। उस पल हमारे बीच की हवा गर्म हो गई। मीना जी, अगर आप ठीक हैं तो और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों का मन एक ही था। जब उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखा तो मुझे लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। इस उम्र में क्या सचमुच। इस पल आप सबसे सुंदर हैं। उसकी आंखों में इतनी चाह थी, जैसे वह मुझे निगल जाएगा। मेरा भी यही एहसास था। मैं इस आदमी में पूरी तरह खो जाना चाहती थी। जब हमारे होंठ मिले तो कल रात की सभी भावनाएं फिर से जागृत हो गईं, लेकिन इस बार यह और गहरा और अधिक चाहत भरा था। मीना जी, उसकी सांसें मेरी गर्दन से छू रही थीं। मेरा पूरा शरीर कांप गया। ओम प्रकाश जी, मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जब मैं उसकी बाहों में थी तो 3 साल से जमा मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। गर्म शरीर की गर्मी, गहरी सांसें, खुरदुरा स्पर्श, सब कुछ सपने जैसा था। मीना जी, आप ठीक हैं ना? हाँ, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। एक महिला के रूप में इतने लंबे समय बाद महसूस होने वाली कंपकंपी सांसें, तेज होना, दिल धड़कना और पूरे शरीर का गर्म हो जाना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे फिर से महसूस कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि समय कैसे बीत गया। हमने एक दूसरे की गर्मी साझा करते हुए बहुत देर तक एक दूसरे की पुष्टि की। ये शब्दों से ज्यादा भावनाओं और शरीर से बात करने का समय था। काफी देर बाद ओम प्रकाश जी की बाहों में रहते हुए मैंने कहा, यह सचमुच सपने जैसा है। मैं भी। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। आपको पछतावा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूं। किस लिए? मुझे ऐसी भावनाएं फिर से महसूस करने का मौका देने के लिए। मुझे यह महसूस कराने के लिए कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। ओम प्रकाश जी से मिलकर मैं बदल गई हूँ। उसकी उंगलियों ने मेरे बालों को सहलाया। मीना जी, क्या हम सचमुच मिलते रह सकते हैं? हाँ, जरूर मिलेंगे। उस पल मुझे लगा कि हमारा रिश्ता सचमुच शुरू हो रहा है। कल रात बस में शुरू हुई भावना अब वास्तविकता बन गई थी। 3 महीने बीत गए। ओम प्रकाश जी और मैं अपने वादे के अनुसार महीने में एक बार मिलते थे। 2 बार पुष्कर में, एक बार जोधपुर में। हर बार मिलने पर हम और करीब आते गए, लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता की दीवार महसूस होने लगी। मीना जी, आज आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। चौथी मुलाकात। पुष्कर के एक पुराने बाजार के पास एक कैफे में ओम प्रकाश जी ने कहा, ऐसा है? हाँ, लगता है आप किसी चिंता में हैं। मैं बहुत देर तक झिझकी और फिर बोलना शुरू किया। ओम प्रकाश जी, मैं आपको सच बताती हूँ। जी, बताइए। क्या इस तरह मिलते रहना सही है? ओम प्रकाश जी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। अचानक आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं?
हर बार मिलने पर सिर्फ आने जाने का किराया ही 1,000 रुपये लगता है। मेरे लिए यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह सचमुच ईमानदार बात थी। पति के गुजर जाने के बाद आर्थिक रूप से मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने उस बारे में नहीं सोचा था, और माँ से लगातार झूठ बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन सा झूठ मैं कहती हूँ कि दोस्त से मिल रही हूँ, लेकिन असलियत मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे नहीं पता था कि हम अपने रिश्ते को क्या नाम दें। प्रेमी इस उम्र में, दोस्त वह भी नहीं। मीना जी की बात सही है। ओम प्रकाश जी ने सिर हिलाया। मैं भी ऐसी ही चिंताओं में था। दरअसल डिलीवरी का काम उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है इस उम्र में। ओम प्रकाश जी ने भी अपनी बात बताई, और मेरी स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए हर बार मिलने का खर्च उठाना सचमुच बोझिल है। एक दूसरे से खुलकर बात करने से मुझे बल्कि राहत महसूस हुई। तो अब क्या करें पता नहीं। यह आसान नहीं है। हम बहुत देर तक खामोश रहे। पहली मुलाकात में जो रोमांच था, उसके विपरीत वास्तविकता कठोर थी। उम्र, दूरी, आर्थिक समस्याएं, परिवार का बोझ। ओम प्रकाश जी कहीं, जी, क्या आप यह बात सुनकर अजीब मानेंगे, लेकिन क्या आपने साथ रहने के बारे में नहीं सोचा? मेरे अचानक प्रस्ताव पर ओम प्रकाश जी हैरान रह गए। साथ रहने के बारे में? हाँ, वैसे भी हम दोनों अकेले हैं ना, और हर बार मिलने जाने से बेहतर है। लेकिन ऐसा करने के लिए तो हमें पुनर्विवाह करना होगा। यह बात आते ही हम दोनों चुप हो गए। पुनर्विवाह? 62 साल और 65 साल की उम्र में पुनर्विवाह? मीना जी के बच्चे क्या कहेंगे पता नहीं। शायद वे विरोध करें। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। व्यावहारिक समस्याएं पहाड़ जैसी जमा हो गई थीं। मीना जी, क्या हम सोचने के लिए थोड़ा समय लें? ओम प्रकाश जी ने धीरे से प्रस्ताव रखा। हाँ, क्या हम ऐसा करेंगे? यह कोई जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नहीं है। सही कहा, लेकिन मेरे मन के एक कोने में अफसोस था। इतने अच्छे व्यक्ति से मिलकर भी वास्तविकता इतनी जटिल होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तो आज यहीं पर। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। यह सामान्य से ज्यादा दुखद विदाई थी। बस में बिछड़ते समय ओम प्रकाश जी ने आखिरी बार कहा, मीना जी, हमें कोई अच्छा जवाब मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से। जयपुर लौटते हुए बस में मैं लगातार सोचती रही, क्या मुझे सचमुच पुनर्विवाह के बारे में सोचना चाहिए, या इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए? क्या मुझे ओम प्रकाश जी जैसा कोई अच्छा व्यक्ति फिर से मिल पाएगा? मेरा दिमाग उलझा हुआ था। घर पहुंचकर भी ऐसा ही था। अकेले रात का खाना खाते हुए भी, नहाते हुए भी मैं लगातार उसी के बारे में सोचती रही। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। ओम प्रकाश जी का था। आज की गंभीर बातचीत से आपका मन भारी हो गया होगा। मेरा भी ऐसा ही है, लेकिन मैं मीना जी के साथ मिलकर कोई अच्छा रास्ता खोजना चाहता हूँ। धीरे धीरे सोचते हैं। उसके गर्म मैसेज से मुझे थोड़ी राहत मिली। हाँ, यह जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित थी, ओम प्रकाश जी के बिना जीवन की कल्पना अब मैं नहीं कर सकती थी। क्या हम कोई समझदार फैसला ले पाएंगे? 6 महीने और बीत गए। ओम प्रकाश जी और मैंने आखिरकार एक व्यावहारिक फैसला लिया। हमने पुनर्विवाह नहीं किया। इसके बजाय हमने हर 2 महीने में एक बार मिलने का फैसला किया। आज जोधपुर में मिलने का दिन था। बस स्टैंड के सामने एक छोटे से ढाबे में मैं ओम प्रकाश जी का इंतजार कर रही थी। मीना जी, इंतजार कराने के लिए माफ़ कीजिएगा। उसकी आवाज़ अभी भी उतनी ही सुखद थी। नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। हम आमने सामने बैठकर खाना खा रहे थे और हालचाल पूछ रहे थे। आजकल आप कैसी हैं? ठीक ठाक। डिलीवरी का काम थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ठीक है। मीना जी, अब मेरा किराने की दुकान का काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं थोड़ी व्यस्त हूँ। हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं था। पहली बार बस में मिलने पर जो तीव्र भावनाएं थीं वे गायब हो गई थीं, लेकिन उनकी जगह एक गहरी दोस्ती ने ले ली थी। मीना जी, आपको पछतावा तो नहीं है? किस बात का? पुनर्विवाह न करने का? मैंने थोड़ी देर सोचा। नहीं, मुझे लगता है कि हमारा फैसला सही था। मैं भी ऐसा ही हूँ। सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे अफसोस था। ओम प्रकाश जी ने ईमानदारी से कहा। मीना जी के साथ रहना चाहता था। मैं भी,
लेकिन अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अब यह ज़्यादा आरामदायक है। सही कहा। अपने अपने स्थान पर रहते हुए कभी कभी मिलना, यह रिश्ता हमारे लिए उपयुक्त था। यह बोझिल नहीं था और थोड़ी सी कमी भी थी। और सबसे बढ़कर मैं अकेली नहीं हूँ। इस दुनिया में कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, बस यही बात। ओम प्रकाश जी की बात से मुझे सहानुभूति हुई। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। 2 महीने में एक बार ही सही, लेकिन कोई है जिससे मिलना है। यह कितनी बड़ी सांत्वना है, मुझे नहीं पता था। हमने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यह युवावस्था के प्रेम से अलग एक परिपक्व रिश्ता था। मीना जी, क्या आपको वह रात याद है? कौन सी रात, जब हम पहली बार मिले थे उस बस में? कैसे भूल सकती हूँ, निश्चित रूप से याद है। वह रात थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भी। अगर वह रात न होती तो शायद आज हम भी न होते। हाँ, शायद। खाना खत्म करके हम पास के एक पार्क में टहलने गए। मीना जी, अगली बार हम कब मिलेंगे? 2 महीने बाद तो मई के अंत में। तब मौसम सचमुच बहुत अच्छा होगा। कहाँ मिलेंगे इस बार? पुष्कर कैसा रहेगा? वहाँ का पुराना बाजार भी देख लेंगे। ठीक है। हमने अगली मुलाकात का वादा किया और बस स्टैंड पर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। मीना जी, आज भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी। अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ, स्वस्थ रहिएगा। आप भी ओम प्रकाश जी। जयपुर लौटते हुए बस में मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती रही। बुढ़ापे में मिला प्यार ऐसा होता है। युवावस्था के जुनून जैसा नहीं। हर दिन मिलना भी जरूरी नहीं। बस कभी कभी मिलकर हालचाल पूछना और गर्मजोशी भरा समय बिताना, बस इतना ही काफ़ी है एक सार्थक रिश्ते के लिए। घर पहुंचकर मैंने ओम प्रकाश जी को मैसेज भेजा, आज मिलकर अच्छा लगा। आप ठीक से पहुंच गए हैं? तुरंत जवाब आया, हाँ, ठीक से पहुंच गया हूँ। मीना जी भी आराम करें। आज सचमुच बहुत अच्छा समय था। मैंने मोबाइल नीचे रखा और एक कप चाय पी। उस रात बिस्तर पर लेटकर मैंने फिर से सोचा। जयपुर से उदयपुर जाने वाली वह रात की बस, अंधेरी खिड़की से गुजरती हुई रोशनी, एक अजनबी पुरुष का सावधान स्पर्श, उन सब ने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। 62 साल की उम्र में मैंने फिर से प्यार करना सीखा और एक सच्चा हमसफ़र पाया। हम हर दिन साथ नहीं रहते, लेकिन मेरे मन के एक कोने में हमेशा ओम प्रकाश जी रहते हैं। बस इसी से हर दिन अकेलापन महसूस नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति में हैं तो उम्मीद मत छोड़िए। उम्र सचमुच सिर्फ एक संख्या है। सच्चे रिश्ते के लिए कोई खास समय नहीं होता। एक आकस्मिक मुलाकात आपके जीवन को एक नया अर्थ दे सकती है। एक छोटी सी हिम्मत एक बड़ा बदलाव ला सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको थोड़ी भी उम्मीद देगी। अकेलेपन के बीच भी नई मुलाकातें हमेशा इंतज़ार कर रही हैं। अपना दिल खोल कर जिए। आप अपनी गर्मजोशी भरी कहानियाँ भी कमेंट में बताएं। यह मत भूलिए कि हर किसी को प्यार पाने का हक है। अगर आप बुढ़ापे के गहरे रिश्तों की कहानियाँ देखते रहना चाहते हैं तो सदस्यता लें और नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक करके समर्थन दें। आपका एक क्लिक मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। यह देर से खिली बुद्धिमत्ता की ओर से जीवन के बुढ़ापे में फिर से खिलने वाले, देर से मिले प्यार और हम सभी के अनुभव कर सकने वाले अकेलेपन और हिम्मत के बारे में एक कहानी थी।